वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। उसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, हमारा आउटपुट जो है बढ़ता है, लेकिन एट कांस्टेंट रेट बढ़ता है। कांस्टेंट रेट मींस जो आउटपुट है उसका, जो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा वो सेम रहता है, उसको कहेंगे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है हम लिख सकते हैं एज more and more units of a variable factor are employed with fixed factors total product increases at constant rate। और हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। और marginal product remains constant। marginal product जो इसमें कांस्टेंट रहता है, इसको कहेंगे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। इस लॉ को हम समझने के लिए एक टेबल ले लेते हैं और उसी टेबल से हम डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। टेबल में हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, total product, marginal product। मार्जिनल प्रोडक्ट को हम एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट को टीपीपी या टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल को के से रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेबर दिए हुए हैं 1 2 3 4। कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर रहता है इसमें एक। लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है कि एक वेरिएबल फैक्टर होता है, दूसरे जो है फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। हमने कैपिटल जो फिक्स्ड ले लिया है, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है 20 40 60 और 80। हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल प्रोडक्ट है बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट रेट से। इसका डिफरेंस 20 का, इसका डिफरेंस 20 का, इसका डिफरेंस 20 का। या हम मार्जिनल प्रोडक्ट जब निकालेंगे दैट इज फर्स्ट 20 40 माइनस 20 तो 20 60 माइनस 40 20 80 माइनस 60। ऐसा एक टेबल से भी हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी टेबल को अगर हम डायग्राम बना के शो करें तो उससे भी हम इसे दिखा सकते हैं कि
कैसे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट इन केस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू इफेक्ट। पहले हम टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सभी बच्चे जानते हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर, यानी वेरिएबल फैक्टर ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ले लेंगे टोटल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रा कर देते हैं। यहां से हम ले लेते हैं 1 2 3 4, यहां से ले लेंगे हम 20 40 60 80, 20 40 60 80, ये आ गया टोटल प्रोडक्ट। अब हम इसका ग्राफ अगर ड्रा करते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 पे कितना आ गया 20 यूनिट्स आउटपुट है, 2 पे आ गया 40 यूनिट्स, 3 पे 60, 4 पे 80। जब हम ये कर्व ड्रा करेंगे ऐसे कर्व बनेगी, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी ये हमारे पास, इसको बोलेंगे हम टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न, यानी कांस्टेंट रिटर्न जब आएगा टोटल प्रोडक्ट का, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है इट विल अपवर्ड मूविंग, यानी ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी और स्ट्रेट लाइन होगी। आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर व्हाट इज द शेप ऑफ ए टोटल प्रोडक्ट कर्व। तो टोटल प्रोडक्ट कर्व की शेप क्या आप बोलेंगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड्स। इसी तरह से अगर आप निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, तो ये एक वही हम ले लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ले लेंगे, ये आ गया यूनिट्स ऑफ लेबर। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहे हैं, पहले 1 यूनिट, फिर 2, फिर 3, फिर 4। उसके बाद यहां पे ले लेंगे आउटपुट 20 40 60 80। हम देखते हैं कि व्हेन यूनिट्स ऑफ लेबर आर 1, मार्जिनल प्रोडक्ट है उस वक्त 20। इसी तरह से जब मार्जिनल प्रोडक्ट 2 इसी तरह से जब यूनिट ऑफ लेबर आ गया 2, तो मार्जिनल प्रोडक्ट फिर 20, 3 तो मार्जिनल प्रोडक्ट 20, 4 मार्जिनल प्रोडक्ट 20। जब इसको हम ऐसे जोड़ेंगे इस किस्म की हमारे पास कर्व बनेगी मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इसका डायग्राम से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इसके लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर के कॉजेज क्या हैं, क्यों ये ऐसे कैसे हो सकता है, उसके हम कॉजेज भी नोट करते हैं। Causes of constant return to a factor. Number 1, optimum utilization of fixed factor
नंबर 2, आइडियल फैक्टर रेशियो। नंबर 3, मोस्ट efficient use of variable factor। ये इसके कुछ काजेज हैं कि जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर मिलता है। क्या काजेज हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर का मतलब हो गया कि हम जो हमारे पास जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उसका इतना इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाता है। यानी ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि अगर उससे ज्यादा अगर हम वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है कम होने के चांसेस हैं। तो वैसे पॉइंट को हम यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना हो सके। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जमींदार यानी एक खेत के मसले में एक हमारे पास अगर एक लैंड का टुकड़ा है, एक खेत है जिसमें हम 5 मजदूर मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 5 ही मजदूर उसमें लगाएंगे। अगर 6 लगाएंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट कम होगा, अगर 4 लगाएंगे तो भी प्रोडक्ट कम होगा। इसलिए कांस्टेंट रिटर्न्स के लिए हमें उन 5 लेबर्स को, यूनिट ऑफ लेबर को ही रखना पड़ेगा जिससे हमारा टोटल आउटपुट जो है मैक्सिमम रहे। आइडियल फैक्टर रेशियो यानी फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो रेशियो है वो ऐसा आइडियल होता है, तभी जाके इतना मैक्सिमम जो है बार बार उतना ही रिटर्न आता है। मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी जितना भी वेरिएबल फैक्टर है उसको हम एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके हमारे पास जो रिटर्न जो है कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से हमारे पास ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न फैक्टर। इसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। पहला लॉ पढ़ा हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। एक ऐसी स्टेज होती है कि जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है एट इंक्रीजिंग रेट। दूसरी स्टेज हमने पढ़ा कि हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है लेकिन एट कांस्टेंट रेट। अब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, कम होता जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे एज मोर एंड मोर यूनिट्स of a variable factor are employed with fixed factors, then total product increases at diminishing rate। ये हमने पहले भी पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि ऐसा थर्ड लॉ आ गया जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जब हम ऐसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट कर देंगे, वेरिएबल फैक्टर को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि हमारा आउटपुट जो है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मार्जिन जो है उसका कम हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, एक डायग्राम से और एक टेबल से। एक टेबल ले लेते हैं हम यहाँ पर भी। यूनिट्स ऑफ लेबर ले लेंगे एल, यूनिट्स ऑफ कैपिटल के, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट।
1 2 3 4। मान लो हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेबर आ गए 1 2 3 4। यूनिट्स ऑफ कैपिटल आ गए हमारे पास 1 1, ये क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर है। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 5 9 12 14। अब हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट इसमें बढ़ रहा है। पहले 5 टोटल आउटपुट, फिर 9, फिर 12, फिर 14। लेकिन अब हमें ये पता चलेगा कि किस रेट से बढ़ रहा है। ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, या डिमिनिशिंग रेट से। इसका मार्जिनल प्रोडक्ट हम देखेंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए वही पहली वैल्यू में से सेकंड 9 में से 5 आ गया 4, 12 में से 9 आ गया 3, 14 में से 12 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, पहले 5 यूनिट्स था, फिर 4 यूनिट्स, फिर 3 यूनिट्स, कम होता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ऐसी अगर सिचुएशन है हमारे पास, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न वाली सिचुएशन, और इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जब हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट। इसके भी कुछ डायग्राम से भी इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। पहले टोटल प्रोडक्ट ले लेंगे, सेम वैसे करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना है। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर ले लेना हमने 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया टोटल प्रोडक्ट 5 9 12 14। ये सब फॉल्स लाइन है, ये मैं डायरेक्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आ गया टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पर आ गया यूनिट्स ऑफ लेबर, 1 पे आ गया हमारे पास प्रोडक्ट 5, 2 पे 9, 3 पे 12 और 4 पे 14। इस किस्म की ये कर्व बनेंगे हमारी। असल में ये कर्व आपको धोखा भी दे सकती है, क्योंकि जो हमने कांस्टेंट रिटर्न में स्ट्रेट लाइन बनती है, थोड़ा सा ऐसे बनता है, कर्व में आती है ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे सेम, units of labor on x-axis, units of marginal product on y-axis, जब हम कर्व ड्रा करेंगे तो हमारी ये कर्व जो आएगी डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि पहले वैल्यू 5 है, यहां से आएगा ऐसे 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 नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगी हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये थे डिफरेंट 3 स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। पहले जो थी स्टेज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, दूसरी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर, तीसरा आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इनको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर को बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। फर्स्ट लॉ को जो है, फर्स्ट को हम बोलते हैं, कभी कभार आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। मैं ये पहले बोला भूल गया था। और थर्ड वाले को बोलते हैं, जो थर्ड लॉ है डिमिनिशिंग, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास जब फर्स्ट केस है, जब हमारा प्रोडक्ट आउटपुट जो है बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रेट से, तो वहां पे हमारी जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और आउटपुट कम हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। यहाँ खर्चा ज़्यादा और इनकम कम हो जाती है। तो ये मैं 2 पॉइंट पहले भूल गया था, इसलिए आप क्लियर कर रहा हूँ। इसके साथ आपका ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। थैंक यू वेरी मच।